हेलो। हेलो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि जो स्टॉक वैल्यूएशन है अब वो क्या होती है। हमने पढ़ लिया बॉन्ड वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि चेक कर लो।
बॉन्ड वैल्यूएशन और प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन हम पढ़ चुके हैं। आज हमने एक शेयर खरीदना है और उस शेयर की क्या कीमत होनी चाहिए, कितने में वो खरीदा जाए, ये है हमारा मौजू आज की इस पूरे सिनेरियो का। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम बॉन्ड को एवेल्युएट करते हैं। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि आवाज ओके है। ओके, जी। तो एक शेयर हम खरीदना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो शेयर्स हैं, ये ओनरशिप होती है और सिर्फ कॉमन शेयर ही ओनरशिप होती है। प्रेफर्ड स्टॉक जो है उसका वोटिंग राइट नहीं होता, वो एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है। ना पूरी तरह हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से शेयर है, यानी ओनरशिप है, और ना पूरी तरह से वो डेट है। तो शेयर जो है एक यूनिट ऑफ ऑनरशिप होता है। इसकी मिसाल मैं पहले बता चुका हूं कि फर्ज करते हैं इसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। फर्ज करते हैं कि एक कोई फर्द है, कोई कोई एक पर्सन है, उसके 4 बेटे हैं और उसके पास 100 एकड़ जमीन है। तो जब उसकी विरासत तकसीम होगी तो इसके 4 शेयर होंगे, 25 एकड़ का एक शेयर होगा। और अगर उसके पास 100 कनाल है तो फिर 25 कनाल का एक शेयर होगा, और अगर 100 मरला है तो फिर 25 मरले का एक शेयर होगा। यानी हमें ये तो समझ में आ गई कि शेयर जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, और छोटा बड़ा शेयर जो है वो आ, आ, उसकी कीमत कम भी हो सकती है, उसकी कीमत ज्यादा भी हो सकती है। तो आज हमने समझना है कि शेयर जो है उसको हमने अवेल्युएट कैसे करना है, यानी हम कितने का खरीदें। मार्केट में तो उसकी प्राइस है, लेकिन हम उसे कितना खरीदें। तो शेयर से आपको बेनिफिट क्या होंगे? शेयर से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको उसका डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है जो उसके ओनर में यानी शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो डिवाइड नहीं किया जाता उसको हम कहते हैं कि वो जो डिवाइड हम नहीं करते तो उसको हम कहते हैं कि वो रिटेन्ड अर्निंग है। वो दोबारा से अर्निंग हम जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि एक शेयर से हमें डिविडेंड मिलेगा और फिर जब हम चाहेंगे तो हम उसको सेल कर देंगे। क्या इसकी कोई बॉन्ड की तरह मैच्योरिटी होती है या ये कॉलेबल होता है? ना ये कॉलेबल होता है प्रेफर्ड स्टॉक की तरह, और ना इसकी कोई मैच्योरिटी होती है। ये हमेशा हमेशा आपके पास रहेगा और आप उसके ऊपर डिविडेंड जो है वो देते रहेंगे, और डिविडेंड जो है वो आपको मिलता रहेगा, और जब आप चाहेंगे कि आप उसे सेल कर देंगे। तो पहली सूरत हाल तो ये समझ में आ गई कि एक शेयर आपने खरीदा तो आपने ये सोचना है कि कब तक आप इसे रखेंगे, और आप एस्टिमेट करेंगे कि जब तक आपके पास रहेगा ये कितना इसका डिविडेंड मिलेगा, और जब ये मैं इसे सेल कर दूंगा तो ये कितने का देगा। ये सारे का सारा आपने खुद से एस्टिमेट करना है, फिर उसकी वैल्यू जो है वो निकलती है। अब उसमें जो डिविडेंड है कांस्टेंट भी रह सकता है, और डिविडेंड जो है उसमें कांस्टेंट ग्रोथ भी हो सकती है। अगर कांस्टेंट डिविडेंड, वैसे दुनिया में कोई चीज कांस्टेंट होती नहीं है, तो फिर ये कांस्टेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट का मतलब है कि ये किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द है। ये डिविडेंड जो है इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होगी, तो फिर ये मॉडल जो है जो अभी हम लगाने वाले हैं, अब वो सही तरह से उसको हम लगा सकते नहीं है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिविडेंड है वो जो है वो हमें मिलना है, और उससे हम किस तरह से जो है वो हम उसको एवेल्युएट करके हम कोशिश करेंगे। डिविडेंड कांस्टेंट का मतलब है कि ये
कंसंट्रेटेड है, मसलन 10% अगर है तो ये 10% के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत उसमें कंसंट्रेट कर रहा है। कभी 10.5 है तो कभी 9.8 है तो कभी, यानी कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द कंसंट्रेट कर रहा है। कांस्टेंट तो दुनिया में कोई चीज होती नहीं है, लिहाजा कांस्टेंट को कांस्टेंट उस टर्म्स में नहीं लेना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है कि इस पे कोई कोई इस तरह का कांस्टेंट नहीं है कि ये 8% है तो हमेशा 8% रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा कांस्टेंट का मतलब कंसंट्रेशन है। तो आइए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इस सिचुएशन को समझ जाएं। मैं पूछना चाहूंगा कि live stream is not available. हेलो हेलो, स्क्रीन क्या चल रही है? ओके जी, तो आइए जी हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ले जी, हम इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इनके। तो सबसे पहले तो
ये देख लें कि जी आपने अगर कोई शेयर खरीदा है जो कि कागज का एक टुकड़ा है, उसके बदले आपको क्या मिलेगा? उसके बदले आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा और फिर जब आप सेल करेंगे तो वो बिक जाएगा। तो पहले हमने ये सोचना है कि किस तरह से एक जो एक शेयर आप खरीदते हैं और उस पर आपको डिविडेंड किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये देखें जी, V इज इक्वल टू जो आपको पहले साल मिलेगा उसे आप कहेंगे D1। इसी तरह से दूसरे साल फिर आपको मिलेगा और उसे आप कहेंगे D2। इसी तरह से तीसरे साल फिर आपको मिलेगा और आप जो मिलेगा डिविडेंड वो D3 होगा। और लेट सपोज कि आप 3 सालों के बाद उस शेयर को सेल कर देते हैं, तो जो उसकी प्राइस मिलेगी वो होगी B3। ये सब आपने खुद से एस्टिमेट करनी है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे और किस पर करेंगे? पहले हम 1 प्लस KD पे करते थे, फिर KP पे करते थे, अब KE पे करेंगे। 1 प्लस KE और इसकी पावर जो है 1 और फिर 1 प्लस KE और इसकी पावर जो है वो 2 और फिर D3 को 1 प्लस KE इसकी पावर 3 और फिर जो P है P3 ये भी ज़ाहिर है आप डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस KE इसकी पावर 3। इस तरह से अब आप डिस्काउंट KE क्या है आपको पता है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ऑन इक्विटी। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट KD, फिर हमने पढ़ा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक KP और फिर हमने पढ़ा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अब ये सारी हम अज्यूम करेंगे और अजम्पशन से ही इसकी प्राइस आएगी। तो V इज इक्वल टू, मैं सपोज करता हूं कि ये पहले साल जो डिविडेंड है वो उसको 10 रुपए मिले, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है 0.15 और दूसरे साल डिविडेंड उसको 12 रुपए मिला, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी आपका आपने ये कैलकुलेट कर लिया है कि ये भी 15% है। तीसरे साल आपको 15 रुपए डिविडेंड की तवक्को है और उस पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 2 होगी, इसकी पावर 3 होगी क्योंकि ये 3 साल के बाद है। और फिर उसके बाद आपने ये सोचना है कि अगर आज ये 800 का है तो 3 सालों के बाद अगर मैं सेल करूंगा तो ये कितने का बिकेगा और जितने का ये बिकेगा उतनी फिर वो प्राइस जो है हमने इसकी कैलकुलेट करनी है। मैं मतलब सपोज करते हैं कि मैंने सोचा आज ये 800 का है तो उस वक्त ये 900 रुपए का बिक जाएगा, इसको भी आपने डिस्काउंट करना है। ये हो गया 1.5 और इसकी पावर क्योंकि ये तीसरे साल बाद है तो 3 है। आप सिंपल ये आप पहले भी कर चुके हैं, आपने या तो 15% से इसको प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट कर दें। चले हम कर लेते हैं, हम देखते हैं कि 15% पर, अब ये देखें ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, आप देखेंगे कि 15% में क्या लिखा हुआ है। 15% में अब हम टेबल देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू वाला टेबल निकालना है आपने और प्रेजेंट वैल्यू वाले टेबल में आपने देखना है कि 15% में तीसरे साल ना पहले साल क्या है, दूसरे साल क्या है और तीसरे साल क्या है।
15% में आप देखें ये 10, 1 प्लस ये लिखा हुआ है जी पहले साल 0.870 जिसकी पावर 1 प्लस 15% में दूसरे साल क्या लिखा हुआ है, या तो आप कैलकुलेटर से इस तरह से इसको कर लें या फिर आप इसका टेबल इस्तेमाल कर लें। ये 1 फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये टेबल अगर इस्तेमाल करना है तो दूसरे साल में ये लिखा हुआ है 0.12, 1 प्लस 0.756 इससे डिवाइड कर दें, और तीसरे साल में ये लिखा हुआ है 15, 1 प्लस 0.658 और इसको भी आप करें, और फिर लिखा हुआ है 900, 1 बल्कि ये प्रेजेंट वैल्यू तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करना होगा, गलत हो गया। इसको दोबारा करता हूं मैं। ये पहला है 10, इसको आपने 15% पे, ये 1/1 प्लस 15% का जो है ना ये यहाँ पे आता है, ये 0.870, फिर आएगा 12, इसको अगर आपने 15% देखा दूसरे साल में ये लिखा हुआ है 0.756, तीसरे साल में ये 15 और ये लिखा हुआ है 0.658 और चौथे फिर उसके बाद 900 और 900 भी आ जाएगा 0.658। इकट्ठा करना चाहते हैं तो आखिरी 15 को इसमें यानी 915 भी आप कर सकते हैं। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये पहले आ गया जी 87 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो ये वैल्यू इसमें ये वैल्यू और इसमें ये वैल्यू, तो ये आपने देखनी है कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। अगर ये वैल्यू फर्ज करें वो 800 से महंगा 800 का मिल रहा है तो ये वैल्यू अगर 800 से ज्यादा आ गई है तो आपने खरीद लेना है, अगर 800 से कम आ गई है तो आपने नहीं खरीदना। ये कैलकुलेट आप खुद कर लीजिएगा। तो ये तो एक तरीका है और यही बहुत अच्छा तरीका है कि आप मालूम करें कि कितने साल आप इसको रखेंगे और जितने साल आप इसको रखेंगे उसके बाद जब बेचेंगे तो कितने का बिकेगा और जितने साल रखेंगे हर साल डिविडेंड कितना मिलेगा। उसके साथ साथ हम यूं कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट ग्रोथ हो, यानी डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट ग्रो करता चला जाए। मसलन हम कहते हैं ऐसा हो सकता है कि v इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 ओवर 1 प्लस के ई इसकी पावर 1 प्लस 1 प्लस के ई इसकी पावर 2 1 प्लस के ई इसकी पावर 3 और फिर उसके बाद P3 यानी 3 साल के बाद आप बेचेंगे तो 1 प्लस के ई और इसकी पावर भी 3 होगा। तो अगर ये डी जो है कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ हमेशा के लिए हो रही है लेकिन ग्रोथ कांस्टेंट है तो बड़ा आसान है और ऐसी सूरत में हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
अगर ग्रोथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ग्रोथ के लिए नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसी सूरत में, अगर ये ग्रोथ कांस्टेंट है और ग्रोथ फॉर एवर है, ये तो हम इस फार्मूले को बड़ी आसानी के साथ इसको हम करेंगे। ये दूसरा इसका मेथड है कि v इज इक्वल टू d1 ओवर के ई माइनस जी। d1 का मतलब ये है कि अगले साल का डिविडेंड, आज हम खरीद रहे हैं तो अगले साल उसका डिविडेंड क्या मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं D2 कहूंगा तो यहाँ पे D3 आ जाएगा, यानी दूसरे साल के बाद आगे वाला तीसरे साल। तो ये याद रखिए कि ये के ई माइनस जी है। इस फार्मूले की जो दो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि के ई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जी कांस्टेंट है और कांस्टेंट फॉर एवर है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको शेयर मिले और उस शेयर में ऐसे हो कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट ग्रो करता रहे, आपने ना सेल करना हो, तो ऐसी सूरत में भी आप बड़ी आसानी के साथ जो है इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कहलाता है, यानी कि कांस्टेंट। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, एक तो के ई जो है अब वो हमेशा बड़ा होगा ग्रोथ से, ग्रोथ हमेशा छोटी होगी। अगर ग्रोथ के ई से बढ़ जाए तो ये फार्मूला का नेगेटिव आ जाएगा और ये फार्मूला गलत हो जाएगा। ये फार्मूला उतना ज्यादा वर्क करेगा, अच्छा वर्क करेगा जब के ई और ग्रोथ के दरमियान ज्यादा डिस्टेंस होगा। यानी के ई लेट्स सपोज 17% है तो ग्रोथ हो सकता है 2% है। जितना ये डिस्टेंस मजबूत होगा उतना ही ये फार्मूला ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा। लिहाजा बड़ा आसान है कि लेट्स सपोज हमें पता है कि जी अगले साल हमें डिविडेंड मिलना है 7 रुपए, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20 है, जबकि ग्रोथ उसमें 5% की है। तो ऐसी सूरत में, और ये ग्रोथ हमेशा हमेशा के लिए उसमें होती रहेगी, और 7% के डिविडेंड में 5% की ग्रोथ होती रहेगी। तो ऐसी सूरत में बड़ी आसानी के साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे 0.15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब जो ये अमाउंट आएगी इतना इसकी वैल्यू हमारे नजदीक होगी। तो इस तरह से मैं कोशिश करता हूं कि एक आधा क्वेश्चन भी कर दूं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये हम करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये एक क्वेश्चन है कि अगले साल तवक्को है कि 100 पार वैल्यू है इसकी, और हमें तवक्को है कि अगले साल जो है अगले साल डिविडेंड जो है हमें मिलने वाला है, और वो है, हमें तवक्को है कि हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू d1 ओवर, ये v नॉट होगा यानी जिस साल उससे आगे वाला, के ई माइनस जी। और हमें तवक्को है कि अगले साल हमें जो डिविडेंड मिलेगा वो $20 है, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 25% है, जबकि ग्रोथ जो है वो 5% है। तो ऐसी सूरत में जो आंसर आएगा वो आएगा पॉइंट, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये जो जवाब आएगा ये वाली उसकी वैल्यू होगी।
अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें जो चीज का ख्याल रखने वाली है वो ये है कि के ई जो है वो हमेशा बड़ा होगा ग्रोथ से। के ई कभी भी ग्रोथ से छोटा नहीं होगा। आपको पता है के ई अगर छोटा हो जाए तो ये नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव में आ जाएगा और ये फार्मूला गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें कोई कहता है कि के ई मालूम करना है यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो हम ये जो ऊपर वाला फार्मूला है इससे इससे हम वी नॉट इज इक्वल टू के ई माइनस जी इज इक्वल टू डी वन, और इसी को ही हम अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके तो हम के ई निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देते हैं वी नॉट से दोनों साइड पे, और यहाँ पे क्या रह गया के ई माइनस जी, और इधर क्या हो गया डी वन ओवर वी। तो लिहाजा के ई अगर हमें मालूम करना है तो ये होगा डी वन ओवर वी प्लस जी। इस फार्मूले से भी हम, और अगर हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत है तो हम जो है ये निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमें तवक्को है कि अगले साल जो डिविडेंड है वो हमें डी वन जो है वो मिलना है $4। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 14% और 6% की जो है वो ग्रोथ है। तो ऐसी सूरत में इस स्टॉक की क्या वैल्यू होगी, V इज इक्वल टू डी वन ओवर के ई माइनस जी इज इक्वल टू डी वन फॉर 14.06। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 50। यानी कि अगर ये $50 का मिल रहा है या उससे सस्ता मिल रहा है तो आप ले लें, और 50 से ज्यादा मिल रहा है तो आप ना लें। अगर 50 से महंगा मिल रहा है तो फिर ये रिक्वायर्ड रेट रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो ऐसी सूरत में आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूरा नहीं होगा। और अगर ये ग्रोथ हो ही ना, यानी कांस्टेंट ग्रोथ हो, तो ये वही जो प्रेफर्ड स्टॉक वाला था, परपेचुअल बॉन्ड वाला था, वही फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। यानी जी अगर 0 हो जाए तो V इज इक्वल टू डी वन ओवर के ई। तो यहां से अगर आपने के ई मालूम करना है तो के ई इज इक्वल टू डी वन ओवर वी। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर ग्रोथ ना हो और ये $4 आपको मिले और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 20 हो, तो फिर इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप 4 को 0.2 से डिवाइड करें तो ये वाली उसकी जो है वो कीमत आ जाएगी। मसला तब आता है जब हम कर नहीं सकते और ग्रोथ होती है फेजेस में। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, जब ग्रोथ फेजेस में हो तो फिर हम क्या करेंगे। हमें कांस्टेंट ग्रोथ मिले तो बड़ा आसान फार्मूला है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये इस तरह से है कि एक हमारे पास एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो डिविडेंड है वो पहले 5 साल जो है वो 10% ग्रो करता है। यानी आज अगर हम स्टॉक खरीदते हैं तो पहले 5 साल तक 5 ईयर तक इसमें 10% की ग्रोथ होती है। अब उसके बाद ये 6% हमेशा हमेशा के लिए ग्रो करता है। एक ऐसा स्टॉक है जिसको हमने एस्टिमेट किया है। एस्टिमेट करने से हमें ये मालूम हुआ है कि पहले 5 साल उसने 10% ग्रोथ देनी है, उसके बाद
वो हमेशा हमेशा के लिए 6% ग्रो करेगा। इसकी हम वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ग्रोथ फेजेस मिलती है। बाद क्वेश्चन इस तरह से भी होते हैं कि पहले 3 साल उसकी 15% ग्रोथ है, अगले 3 साल उसकी 10% ग्रोथ है और फिर उसकी 5% ग्रोथ है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो सिचुएशन मेरे सामने इस वक्त खड़ी है वो ये है कि पहले 5 साल जो इसकी ग्रोथ है वो 10% है और फिर उसके बाद 6% हमेशा हमेशा के लिए उसकी ग्रोथ है। तो मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब देखें मैं कैसे इसकी वैल्यू मालूम करूंगा। पहले 5 साल की मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर मैं सोचूंगा कि छठे साल में मैं उसको सेल कर दूंगा, तो छठे साल की वैल्यू जो है वो मुझे मालूम हो जाएगी और वो छठे साल की वैल्यू को फिर मैं 0 पे लेके आऊंगा और फिर जो है इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। आइए समझने की एक दफा फिर कोशिश करते हैं। एक स्टॉक है, इस वक्त आपको उसका जो डिविडेंड है वो मिला है। इस वक्त जो डिविडेंड है वो उसको $2 आपको मिला है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़े गौर से आपने समझना है। आज अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको तवक्को है कि अगले 5 साल तक इसकी जो ग्रोथ है वो 10% होगी। 5 साल के बाद 5 ईयर तक इसकी ग्रोथ 10% है। 5 साल के बाद इसकी ग्रोथ हमेशा हमेशा के लिए 6% है। अब मैंने इसको खरीदना है और मैंने मालूम करना है कि इसकी वैल्यू आज क्या है। तो जहां तक मुझे पता है पहले 5 साल की मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलें जी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ईयर 1 2 3 4 5। पहले साल जो डिविडेंड आपको मिला वो ₹2 है, तो जो पहले साल मिलेगा वो होगा 2 × 1.1 की पावर 1। या तो फ्यूचर वैल्यू से आप मालूम कर लें, 10% पर फ्यूचर वैल्यू देख लें पहले साल, तो ये दूसरे साल जो मिलेगा वो होगा 1.1 की पावर 2। तीसरे साल जो मिलेगा वो होगा 2 × 1.1 की पावर 3। चौथे साल जो मिलेगा वो होगा 1.1 इसकी पावर 3। पांचवें साल जो मिलेगा वो होगा 1.1 इसकी पावर 4 हो गई और इसकी पावर 5 हो गई। यूं कहिए कि जो पहले साल आपको मिलेगा यानी अगले साल वो होगा $2.2। उससे अगले साल आपको मिलेगा $2.42। उससे अगले साल आपको मिलेगा 2.66। उससे अगले साल आपको मिलेगा 2.93। उससे अगले साल आपको मिलेगा 3.22। ये जो आपको 1 साल बाद $2.2 मिलेंगे, आज उसकी क्या वैल्यू है? तो आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लगा लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितना लगाना है? ये 14% पे। अब 14% पे आपने पहले साल देखना है कि क्या वैल्यू है। पहले साल ये आपने देखा तो ये लिखा हुआ था 0.877 इक्वल टू 1.1
9.93। यूं समझें अगले साल जो आपको $220 मिलेंगे, आज उसकी वैल्यू 1.93 है। दूसरे साल जो आपको $2.42 मिलेंगे, आज उसकी वैल्यू 769 और ये आएगी 1.86, इतनी है। तीसरे साल में जो $2.66 मिलेंगे, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू, अब हमने प्रेजेंट वैल्यू 675 इज इक्वल टू कितनी बन गई, 1.80। चौथे साल जो आपको $2.93 मिलेंगे, आज उसकी वैल्यू 0.592 इज इक्वल टू 1.73। और पांचवें साल जो आपको $3.22 मिलेंगे, आज उसकी वैल्यू 519 है और ये वैल्यू बन गई 1.67। इन तमाम को मैंने जमा किया। अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो फिर समझा देता हूँ। आज अगर आप ये स्टॉक खरीदेंगे तो आपको तवक्को है कि पहले 5 साल 10% ग्रो करेगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए 6% ग्रो करेगा, फिर उसकी ग्रोथ 6% होगी हमेशा हमेशा के लिए। आप ये सोचेंगे कि 5 साल तक तो मुझे जरूर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि 5 साल तक जो कैलकुलेशन, अच्छा मैं ये बता दूं कि वो जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल वाला था फार्मूला, वो तब अप्लाई हो सकता है जब ये ग्रोथ हमेशा हमेशा हो। अगर ये ग्रोथ कुछ अरसे के लिए है तो फिर वो वाला फार्मूला जो पहले हमने पढ़ा था वो अप्लाई आप नहीं कर सकते। हमने पहले पढ़ा था फार्मूला, अब वो फार्मूला तभी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी ये हम पहले पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू D1/KE-G। अब ऐसी सूरत में ये फार्मूला तब भी लगेगा जब ये हमेशा हमेशा के लिए इसकी कांस्टेंट ग्रोथ होगी। तो अगर ये कांस्टेंट ग्रोथ नहीं होगी तो फिर ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अब ये देखें 5 साल तक तो इसकी कांस्टेंट ग्रोथ है और 5 साल के बाद इसकी ग्रोथ बदल गई है, फेज में चली गई है, यानी कि 6% हो गई है, पहले 10% थी। तो मैं ये सोचूंगा कि आज मैं इसे खरीद लेता हूँ और आज खरीद के 5 साल तक इसको अपने पास रखता हूँ। तो पहले साल मुझे $2.20 मिलेंगे, यानी $2 का 10%। जो पहले साल $2.20 मिलेंगे, आज उसकी वैल्यू जो है वो 1.93 है। दूसरे साल जो मिलेगा उसकी ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, और इसको मैं जमा करूंगा तो ये 8.99 तकरीबन $9 का मुझे बेनिफिट होगा। $9 का बेनिफिट डिविडेंड की सूरत में मुझे मिलेगा जब 5 साल में उसको रखूंगा। तो अब फिर क्या होगा, छठे साल में उसकी ग्रोथ बदल गई। तो छठे साल में जो उसकी ग्रोथ होगी, जिसे मैं कहूंगा D6, D6 उसकी ग्रोथ कितनी होगी? लास्ट में देखें ये था 3.22 और यहाँ पर 1 + 0.06 ऐड हो जाएगा और जो D6 आपको मिलेगा वो होगा 3.41। D6 3.41। तो फिर इसी, अब देखो, अब मैं लगा सकता हूं क्योंकि इसके बाद उसकी ग्रोथ कांस्टेंट है। तो यूं समझें कि मैं लगा सकता हूं कि V5 इज इक्वल टू D6। जब ये नॉट है ना तो ये 1 है, D6 डिवाइडेड बाय KE-G।
अब D6 जो है वो आपने अभी निकाला है 4.1 और KE आपको पता है 14% है और 6% हमेशा हमेशा के लिए ग्रोथ होगी। तो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये 42.63। अब आप सोचिए कि ये अगर स्टॉक आप खरीदते हैं तो पहले 5 सालों में जो आपको डिविडेंड मिलता है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू 8.99 है। अच्छा, 5वें साल उसकी कीमत 42.63 होगी। तो इसको भी डिस्काउंट करना पड़ेगा कि आज जो हमें 5 साल के बाद 42.63 है, आज उसकी वैल्यू यानी डी नॉट क्या है? डी नॉट होगी 42.63। इसको फिर प्रेजेंट वैल्यू में यानी कि 14% पर 5वें साल में देखें क्या लिखा हुआ है 0.519 ये लिखा हुआ है। तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 22.13। अब V नॉट जो बनेगी टोटल वो डिविडेंड का फायदा 8.99 प्लस 22.13 इज इक्वल टू, इसमें ये जमा करें तो ये 31.12 डॉलर। अब आप समझ गए कि ये सिनेरियो क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो खासा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। अब मैं एक दफा फिर सारे सिनेरियो को समझा देता हूँ। V नॉट इज इक्वल टू D1 के माइनस G वाला फार्मूला हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ हो। तो अब जब ग्रोथ फेज में हो तो फिर ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। हमारे सामने जो एक स्टॉक है उसका इस साल जो डिविडेंड मिला है वो 2 रुपए है। तवक्को है कि इस 2 रुपए में 10% का इजाफा होगा 5 साल तक और फिर हमेशा हमेशा के लिए 6% का इजाफा होगा। तो बताएं कि हम इसको कितने का खरीदें। अब ये सिचुएशन हमारे सामने है। तो पहले साल से लेकर 5 साल तक मैंने सोचूंगा कि मैंने इसे अपने पास रखना है और 5 साल तक मैं उसका डिविडेंड लूंगा। तो जो पहले साल मुझे डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा 2.20 एक साल के बाद मिलेगा। तो मैं उसे प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1.93। दूसरे साल जो मुझे डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा 2.42। इसको भी डिस्काउंट करूंगा तो ये बन जाएगा 1.86। तीसरे साल का डिविडेंड 2.66 और इस तरह से 5 साल का डिविडेंड जो होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 8.99 है। अब 5वें साल के बाद मैं उसे सेल कर दूंगा तो मुझे D6 मेरे पास है क्योंकि D5 आ गया। तो D5 का जो ये वाला डिविडेंड था इसमें 6% की ग्रोथ होगी तो ये D6 है 3.641। तो अब मैं फार्मूला ये लगाऊंगा V5 इज इक्वल टू D6 ओवर KE माइनस G। 5वें साल बाद मेरे पास उसकी कीमत कितनी मिलेगी? वो मिलेगी 42.63। 5वें साल के बाद ये वैल्यू 42.63 आज किसके बराबर है? आज ये 22.13 के बराबर है। और आज में हम सारी चीजें ले आए। डिविडेंड आज 8.99 का है और जो बेचेंगे वो आज 22.13 का है। तो इसका मतलब है आज वैल्यू 31.12 है। 31.12 से अगर महंगी वैल्यू होती है तो हम नहीं खरीदेंगे और इससे सस्ता अगर मिलता है तो हम खरीद लेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट जो है आपने ग्रोथ फेज का पढ़ लिया और बाकी मैं इसके न्यूमेरिकल भी शेयर कर दूंगा तो आप वहां से जो है आप वो मालूम कर लेंगे। सिर्फ एक चीज इस चैप्टर में रह गई है और वो है अर्निंग मल्टीप्लायर। आइए अर्निंग मल्टीप्लायर को समझने की कोशिश करते हैं। हमने
ये पढ़ा है V इज इक्वल टू D1 ओवर KE माइनस G, ये हम पढ़ चुके हैं। हम सपोज करते हैं कि जो रिटेन्ड अर्निंग हम रखते हैं वो हमारी B है, B हमारी रिटेन्ड अर्निंग है, वैसे ये हमने रख लिया, और 1 माइनस B यानी जितने परसेंट हम रिटेन्ड अर्निंग रखेंगे ये क्या होगा, ये होगा D1 ओवर E1, D1 ओवर E1। अगले साल की अर्निंग, जो अर्निंग डिविडेंड अर्निंग और रिटेन्ड अर्निंग, यानी जो आप यूं कर लें, अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो E1 अगले साल की अर्निंग क्या होगी, डिविडेंड ओवर रिटेन 1 माइनस B यानी रिटेन, और यहाँ से आप इसको 1 माइनस B को इधर ले गए और E1 को इधर ले गए। अब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस B के साथ E1 इज इक्वल टू D1। अब अगर मैं वहां से इसकी D1 की कीमत लगा देता हूं उधर, तो इस फार्मूले में यानी कि 1 में ये पुट कर देता हूं D1, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू 1 माइनस B E1 ओवर KE माइनस G। लिहाजा अब E को अगर मैं इधर ले आऊं तो V इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 1 माइनस B ओवर KE माइनस G। ये चीज है अर्निंग मल्टीप्लायर, इसे मैं कहता हूं कि ये है अर्निंग मल्टीप्लायर। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अर्निंग मल्टीप्लायर के एतबार से वैल्यू को मालूम करते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये अर्निंग मल्टीप्लायर में। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह से कह सकता हूं कि अगर फर्ज करते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग 40% है, 1 माइनस 0.4, रिटेन्ड अर्निंग 40% है, जबकि KE 14% है और कांस्टेंट ग्रोथ जो है वो 6% है, तो ऐसी सूरत में ये आएगा 7.5 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एक स्टॉक जो है वो 50 रुपए का है, तो आप उस पर कितने टाइम आप कमा रहे हैं, यानी आप क्या कमा रहे हैं। 50 रुपए का अगर एक स्टॉक है तो आप 7.5 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 6.67 आप उस पे कमा रहे हैं, यानी कि 7.5 आप उसकी प्राइस 50 है, अगर प्राइस 50 है तो अर्निंग मल्टीप्लायर उसका 7.5 है, तो $50 की का जो है तो उस पर एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है वो आएगी 6.67। अब अगर आप यूं करें कि आपकी अर्निंग क्या होगी, तो अर्निंग आपकी होगी कितने का मिल रहा है, वो 50 का, और 7.75 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 6.67 यानी यूं समझ लें कि जब $50 आप खर्च करेंगे तो आपको $6.67 मिलेंगे। लेकिन ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें यील्ड टू मैच्योरिटी है, इसको भी मैंने वो आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है पूरे चैप्टर में। तो देखते हैं कि स्टूडेंट क्या कहते हैं। क्वेश्चन आया? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी नाज़रीन, हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर नंबर 4 था हमारा। पहले हमने इसमें बॉन्ड वैल्यूएशन की थी और फिर हमने इस पे स्टॉक वैल्यूएशन की और फिर प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन की। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी इसकी जो वीडियोस हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। आज मैं सारी वीडियो शेयर कर दूंगा जितने भी हैं। तो कल आप इसके करके इसको कंप्लीट करके इसकी असाइनमेंट बना के वो कल लेके आए। बहुत शुक्रिया।